बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम 92 एडिट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। उम्मीद तौर पे ये प्रोग्राम सादी अफजाल आपके लिए लेकर आती हैं, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात के बिना पर आज वो मसरूफ़ हैं और इस वजह से प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगी। खैर ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में सियासी मंजरनामे से जो खबरें और सवालात की सूरत में जो बागें खींचने की कोशिश की जा रही है, उनका सिरा किसी हद तक हम अपने हाथ में लगाने की कोशिश भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आया क्या वो सुनामी का आगाज़ हो चुका है जिसकी लपेट में अब सब बारी बारी आने वाले हैं, और कुछ हम पनामा केस के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जो अब इल्जामात दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो एलिगेशंस उठाई जा रही हैं, वो क्या हैं, उनके हकायक क्या हैं। साथ ही साथ कुछ सियासी तब्दीलियां अंदर खाने कुछ और भी हो रही हैं, क्योंकि पनामा की हवा इतनी बड़ी है कि उससे सारी तवज्जो मरकूज कर रखी है। लेकिन कुछ छोटी छोटी खबरें जो कि मुल्क की सियासत को तब्दील कर रही हैं, उसके नक्शे को तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं, वो क्या हैं, आखिर उनके ऊपर हमारी नजर क्यों नहीं पड़ पा रही, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनके इंट्रोडक्शन बढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, अब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। सर वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियोज की बात करें तो इम्तियाज़ गुल साहब और एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन करें। आप दोनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मालिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत है उसका फैसला अब 10 अगस्त तक महफूज कर लिया है। सर, मगर सवाल ये है, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल कर सकती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ये तो पॉइंट ऑफ लॉ है। इसमें बाबर रवान जो उनके काउंसिल हैं उनका एतराज़ ये है, और उनका कि जी आपके पास ये जुडिशल पावर्स नहीं हैं। और फिर उन्होंने 76 का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी उसमें ये लॉ चेंज हो गया था, और अगर उस पुरानी बात पे भी चलें तो उन्होंने कहा कि वो तब होता है कि अगर एक या दो जजेस आर मिक्सिंग इट, लेकिन ताकि अपील बाकियों के पास हो जाए। उन्होंने कहा यहाँ आप चारों के चारों पाँचों बैठ गए हैं, तो अगर आप कोई फ़ैसला देते हैं उस पुराने कानून के तहत भी, तो फिर हम अपील किसके पास करेंगे। लेकिन आई थिंक ये मसला भी हाई कोर्ट में या वहाँ जाके चैलेंज होगा, मगर मुझे अभी इसमें कुछ ज़्यादा पेशरफ्त आई डोंट थिंक कि 10 अगस्त को भी इस पर फैसला आएगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा मालिक साहब, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? तलवार लटक रही नाअहली की भी उनके सर पे। अभी तक जो फाइंडिंग्स दी गई हैं, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं दावे तो वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि जो नून लीग के जो धड़े हैं, प्रेजेंटेशंस भी चल रही हैं, कुछ हकायक जो पहले बयान किए गए जो अब बयान किए जा रहे हैं, जो उनमें तजाद आ रहा है, वो भी सामने अब आ रहे हैं। देखिए, मेरे नज़दीक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इन दो केसेस को इकट्ठे एक लेवल पे गिरना थोड़ा सा मुझे तो ऑड लगता है। टू बी इसमें अगर आप पॉलिटिकल या कॉन्सेप्ट की हद तक बात करें पीटीआई के स्टांस का, क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन पे बहरहाल एक मुख्तलिफ कदरें होंगी। खाली लीगल कदरों की बात नहीं है, एक कंसेप्चुअली भी, क्योंकि बात होती है कि जी 400 लोगों का नाम आया ये पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज़ में, तो सिंगल आउट कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को क्यों किया? वो इसलिए कि वो जो फैसले करते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस मुल्क के लिए 20 करोड़ लोगों के लिए ज़िंदगियों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। वो इस मुल्क के जो तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर वो हैं, उनको ट्रीट करना और उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी करना। और एक बंदे की एजेंसी के जो एक क्रिकेटर है, ठीक है, इस वक्त वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कह लें, सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन वही है, तो उसमें बहरहाल फ़र्क तो होगा। एप्पल्स टू एप्पल्स एक हद तक है कि जी फंडिंग का केस है, ठीक है, बिल्कुल आप उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो अर्जेंसी या इमरजेंसी फ्रैंकली वो उस तरह दिखती नहीं है। लेकिन ये होना तो चाहिए। देखिए, और ख़ाली ख़ास तौर पे मेरा तो ख्याल है कि जो सी एक दो, मैं सब की बात नहीं कर रहा, एक दो मजहबी जमातें ऐसी हैं कि जिनकी फ़ंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन मुल्कों से उनको फ़ंडिंग हो रही है उन मुल्कों में आपस में लड़ाई पड़ गई है। बहुत बड़ी एक पार्टी को फंडिंग आती रही है कतर से भी, यूएई से भी, सऊदी अरेबिया से भी, और हमने देखा है कि इन तमाम ममालिक ने अपने वेरियस ग्रुप्स, चाहे वो तालिबान के ग्रुप्स हैं, चाहे वो सर्टन ग्रुप्स हैं जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी हैं जिनके रवाबित डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, तो मेरे नज़दीक वो उन पार्टीज़ का जो फंडिंग इशू है वो इससे बहुत बड़ा है कि इमरान खान की पार्टी को फंडिंग मिल गई है अगर जी मित्तल के पोते से या फलाने से, वो सीरियस इशू है, मैं उसको हल्का नहीं कर रहा। लेकिन मेरे नज़दीक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का शायद इससे बड़ी इमरजेंसी है जिसका नतीजा हम सड़क पे भुगत रहे हैं। अभी एक दिन पहले लाहौर में शहादतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी भी एक ग्रुप ने कबूल की है, उस ग्रुप के भी बहुत से लोगों से ताल्लुकात हैं। तो ये बड़ा है एक मिक्स्ड मेन्यू है। लेकिन आई एग्री विद यू
सबका डिसीजन आना चाहिए। अगर इमरान खान ने कोई कानून तोड़ा है बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ बैलेंस देखना पड़ेगा कि किसकी नौइयत ज़्यादा है, किस पे जिम्मेदारी ज़्यादा है और किसका हिसाब जल्दी होना चाहिए और स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इम्तियाज़ गुल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो कि आज ये दावा करती दिखाई दी कि इमरान खान का जो मनी ट्रेल है उसके सभी सबूत फराहम कर दिए गए हैं, आप इत्तेफाक करते हैं इसकी बात से? और जो पार्टी फंडिंग के हवाले से बात हो रही है, सर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की क्यों, दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, मजहबी और सियासी जमातें भी हैं, उनकी भी क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए? देखिए, उनकी मनी ट्रेल मुकम्मल है या नहीं है, अब तो मेरा ख्याल है ये फ़ैसला हमें जजों पे छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास है और मीडिया में बाहर आके कह देने से मसला तो हल नहीं होता। और अगर जज ये समझेंगे कि इमरान खान उनकी तसल्ली नहीं कर सके हैं तो ज़ाहिर है वो उस कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ शायद कार्रवाई करें या फिर इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल भेजें, उसको एक रेफरेंस भेजें जिसके तहत हर उम्मीदवार को, कौमी असम्बली के उम्मीदवार को अपने तमाम मसासे मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर डिक्लेयर करने होते हैं। और अगर इमरान खान ने अपनी ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने या अपने कुछ और असासे हैं उनका जिक्र नहीं किया, ज़ाहिर है फिर उनके ऊपर कोई ना कोई कानून तो लागू होगा। लेकिन असल मसला इस वक्त जो हुक्मरान जमात ने और उनके हामियों ने इस मसले को थोड़ा सा इबाहम का शिकार कर दिया है, इनको एक जैसा करार दे के। और मालिक ने बिल्कुल सही कहा कि ये दो मुख्तलिफ़ केस हैं। एक तरफ हाकिम आला है जिस पे इल्ज़ाम है कि वो मुल्क से पैसे बाहर लेके गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जाके ऐसी जायदाद ख़रीदी जिसका जिक्र उन्होंने जिसका ऐलान उन्होंने नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने। और दूसरी तरफ एक साहब हैं जो लंदन से अपनी तमाम जमा पूंजी पाकिस्तान मुंतकिल करके यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगरचे वो रुकने पार्लियामेंट हैं। दूसरी तरफ जो आपने फ़ंडिंग का इशू कहा, तो ये तो अगर इन तमाम जमातों की पार्टी फ़ंडिंग के अगर असल हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाएं तो फिर तो मेरा ख़्याल है इस मुल्क में भौचाल आ जाएगा। इन लोगों को शायद फिर मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। गुज़िश्ता दिनों मेरा ख्याल है असम्बली के अंदर एक ऐसी तकरीर हुई है जिसमें अपोजिशन के रुकन ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसका अभी तक जवाब सामने नहीं आया। और उनका ये कहना है कि एक ऐसे साहब जो कि बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं, उनका ताल्लुक़ बहावलपुर से है और वो नवाज़ शरीफ साहब जब भी गए हैं बहावलपुर या शहबाज शरीफ, वो उन्हीं के मेहमान होते हैं। और उस शख्स को लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पे बाकायदा सज़ा भी हुई थी। तो उसमें इन तमाम पार्टियों के, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बल्कि आपको मालूम होगा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो चाहे सेनेट का टिकट है या कौमी असम्बली का टिकट है, उसके साथ जो मुतमन्नी उम्मीदवार होते हैं उन्हें बहुत सारे पैसे जमा कराने पड़ते हैं, कुछ सरकारी तौर पे, कुछ गैर सरकारी तौर पे। कुछ पैसे पार्टी के पास जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल जेबों में जाते हैं। तो ये कोई भी इतना यहाँ पे सुच्चा नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। और बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग हों, शायद जिस तरह जो जीआईटी के लोग थे, कि जो बिल्कुल डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, जिनका इख्तियार भी हो कि वो कम से कम बड़े लोगों के असासों की तहकीक ज़रूर कर सके। क्योंकि ये जो मुतालबा इन्होंने तमाम मामले को इस लिहाज से एक थोड़ा सा मशकूक बना दिया कि जी एहतसाब सबका होना चाहिए। भाई एहतसाब सबका नहीं हो सकता है। क्या 1947 से करेंगे, 1977 से करेंगे, 1985 के? इस वक्त जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे जो जर्नैल हैं रिटायर हो चुके हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे सियासतदान हैं, मेरा ख्याल है चंद मिसालें उठा के उनका एहतसाब कर देना चाहिए। और उसी से इस मुल्क में शायद एक नए निज़ाम की, एक नई सुबह का आगाज़ हो जिसमें यह लगे कि वाक़तन अगर किसी ने कोई गड़बड़ की, कानून की खिलाफ वर्जी की, तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक। अच्छा एहतशामुल हक साहब, जीआईटी की जब काम जारी था और जब हियरिंग्स जारी थी तो हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दीगर वज़रा हैं, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ साहब, वो काफ़ी
क्रिटिसिज्म तो वो करते थे। उनकी जानिब से ये भी कहा जाता था कि लगता है कि JIT जो है वो सिर्फ जो रात के वो जो प्रोग्राम टेलीविजन पर प्रेजेंट किए जाते हैं सिर्फ वो देख रही है, उसी पर सवाल जवाब कर रही है, और जो सवाल वहाँ पर होते हैं जो पूछा जाता है JIT भी वही पूछे, वही हक़ाइक़ सामने रख रही है। लेकिन सर आज सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कुछ नून लीग के धड़ों से भी वैसी बात ही आई। इमरान खान के ऊपर अब इल्ज़ामात आके लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय कंपनी से वो तनख्वाह भी लेते रहे, और ये भी कहा गया कि बरतानिया में एक यहूदी क्या इंतखाबात थे उसको सपोर्ट भी करते रहे। लेकिन वो कौन थे, कब होता रहा, किस तरह से होता रहा, बाकायदा नाम जो है उनकी से सामने नहीं आ रहे, वो फैक्ट सामने नहीं आ रहे। देखिए हसन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ये पहली मरतबा हो रहा है कि दो बड़े लोग जो हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगरचे नंबर 2 हैं वहाँ पे असम्बली में, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब ये बात तो तय है कि ये जिस तरह सारी दुनिया कहती है कि ICIJ से ये आया था, ये पनामा का मामला और ये लीक्स हुआ था स्कैंडल, ये कि मुल्क के अंदर कुछ नहीं हो पाया। इमरान खान साहब की पार्टी आप देख लें 3 साल लगी रही है, जिस तरीके से रिगिंग, इलेक्शन में रिगिंग के बारे में मामले को आगे लेके गए, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मामला आके जो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल पैदा होगी जब पनामा का स्कैंडल सामने आ गया। अब देखें ना, 2 राय हैं इस मामले में। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी पैरेलल ड्रा नहीं किया जा सकता, जिस तरह हमारे पैनल के लोग मालिक ने भी बात की और इम्तियाज़ भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब देख लें, अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अगरचे हमारी अदालत ये मानना पड़ेगा, सुपीरियर जुडिशरी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, ख़ास तौर पे एंटी मुशर्रफ जो लायर मूवमेंट थी उसके बाद से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो लड़ाई, पॉलिटिकल बैटल जो ऐवानों में लड़नी चाहिए थी, पार्लियामेंट में या सड़कों पे किसी तरीके से, वो सारा का सारा बोझ लाद दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मसला हो गया कि वो इस मसले को कैसे आगे लेके जाएँ। ये ठीक है, पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात जब हम करेंगे तो ज़ाहिर है ज़्यादा जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर पे आएगी। और फिर इस बात में भी हसन बड़ा वज़न है कि जो इल्ज़ामात लगाते हैं ओपोजिशन के लोग कि नवाज शरीफ साहब, उनके रिश्तेदार जो है ना, यहाँ से पैसा अलेजली लूट के, करप्ट प्रैक्टिसेस करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, टैक्स एवेजन करके बाहर लेके गए। इमरान खान साहब जो है ना, वो सारी अपनी उम्र की इनकम जो है ना वो पाकिस्तान में लाए और यहाँ पे उन्होंने आके अपना घर लिया या कुछ और किया। अब देखें, कल मुशर्रफ कह रहे थे कि मेरे ख्याल में तो साबिक सदर मुशर्रफ कह रहे थे प्रोग्राम में, मेरे ख्याल में तो इमरान खान एक गरीब आदमी है। उन्होंने कहा चले मैं थोड़ा सा लफ्ज़ अपना तब्दील कर लेता हूँ, अमीर नहीं है, उसका एक घर है ना, उसके अलावा क्या है उसके पास। बहरहाल देखें जी, बुनियादी चीज़ यह है कि अब क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है जो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं वो, उनकी निगाह भी अपने तौर पर होगी, जो PIC के चेयरमैन, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कि मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान की बारी है, इमरान के बाद फिर और लोगों की बारी है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हसन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर ये कहूँगा, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको बैलेंस करना। ये कह के कि जी पैरेलल ड्रा नहीं कर सकते, मेरा ख्याल मुश्किल होगा। अगर इमरान खान साहब का सफिशेंटली वो जो सबूत नहीं दे पाएंगे, चीज़ें जो सवालात के जवाब दिए गए हैं, तो मेरा ख्याल है तलवार उन पर भी लटकेगी। ठीक है, पब्लिक में जाके आप अगले इलेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ले लें, अपने आप को बचा लें कि नहीं जी मेरे साथ तो ज़्यादती है, नवाज शरीफ साहब भी जाएंगे। उस हवाले से अभी जो गैलप सर्वे आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ ये गैलप सर्वे, जो कहा जाता है कि शायद उन्हें भी बड़ा दबाव था। उन्होंने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान में 51% लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, 49% कह रहे हैं कि नहीं JIT बननी चाहिए, और इनका और तरीके से एहतसाब होना चाहिए। 59% जो है वो हक में बोले हैं शहबाज शरीफ साहब के जी उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अच्छा, एहतशाम साहब, यही आप ही की बात मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक सवाल मेरे जहन में मैं मालिक साहब से पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा मालिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमने देखा कि जब JIT बनी तो ये हालात ये भी आए कि जो दोनों जो फरीकैन थे वो एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिला रहे थे, लड्डू भी जो हैं वो खिलाए जा रहे थे, और दोनों ही फतह मना रहे थे कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। सर ये फैसला भी कहीं वैसा तो नहीं होगा? नहीं, देखें रीजंस थे उस वक्त जब हालात थे और जिस तरह कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, तो एक सबसे बड़ा जो खौफ था रूलिंग पार्टी को ये था कि शायद प्राइम मिनिस्टर जॉन से हैं वो डिस्क्वालीफाई ना कर दिए जाएं। इसलिए एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, कि उससे कम जो भी हो वो उनके लिए एक खुशी का मुकाम था कि इमीडिएट ख़तरा टल गया। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जिस दिन ये कमीशन की बात भी हुई, तो ये कमीशन रूलिंग पार्टी के लॉयर्स ने मांगा था प्राइम मिनिस्टर के। उस दिन हम कोर्ट में देख रहे थे, हुआ ये था कि जब उन्होंने बात की कोर्ट की, पहले लॉयर्स ने कहा कि जी आप इसको रेफ़र कर दें कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को। तो जजेस ने कहा कि हमें कोई नहीं बता रहा यहाँ पे, हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो लोअर कोर्ट कैसी करेगी, तो वो तो ट्रायल ही नहीं चलेगा। तो उस पर लॉयर्स ने कहा तो फिर आप इसको कमीशन के हवाले कर दें, ट्रायल को इस तरह कर दें।
तो बेसिकली इन्हीं की डिमांड थी, रूलिंग पार्टी की डिमांड थी जिसके ऊपर ये चीज़ हुई। बल्कि अब तो शायद वो सोचते होंगे कि काश हम उसी कोर्ट से फैसला। मालिक मादत के साथ एक नुकता रूलिंग पार्टी जो तवातर के साथ कह रही है, वो कहते हैं हमने कमीशन डिमांड की थी, GIT डिमांड नहीं की थी कि जिसमें ISI का भी नुमाइंदा होगा और MI का भी नुमाइंदा होगा। लेकिन वो तो फिर इनको देखें, वो तो फिर में तो वो कहते हैं वो तो फिर इनको उस वक्त एतराज़ करना चाहिए था। देखें वो फिर उस वक्त एतराज़ करना चाहिए था, और फिर उस वक्त भी एतराज़ करना चाहिए था कि जब डॉन लीक्स की रिपोर्ट आई थी, तो डॉन लीक्स में आपको याद होगा यही दोनों अफसरान थे, यही दोनों अफसरान डॉन लीक वाले इशू के ऊपर भी मेंबर्स थे। तो अगर चले वहाँ तो आप कहते हैं कि डायरेक्टली फ़ौज के साथ इशू था तो चलें, हमने एतराज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ करना चाहिए था। लेकिन गोइंग बैक जो हम पहले बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसमें एक चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी है। मैं और इम्तियाज़ आई थिंक हम इस एक पेज पे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि इमरान को किसी किस्म की कंसेशन मिलनी चाहिए। इमरान पे भी उतना ही रिगरसली लॉ आपको अप्लाई करना होगा। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इन्वॉल्व हो तो इसके अंदर जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि यहाँ की उनके कोई भी एक्शन या इनएक्शन उसके जो असरात हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी कौम पे पड़ते हैं। इमरान खान अगर कुछ कर रहा है या कोई गलत कर रहा है तो उसके ज़्यादा असरात अभी लिमिटेड हैं, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो उनकी अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए। यहाँ मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों का ताल्लुक है। सिर्फ उस हद तक बात है कि आप उनका पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते, वरना लॉ के मुताबिक तो जो एक आएगा उसको बिल्कुल इक्वल ट्रीट होना चाहिए। ठीक, अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, एक चीज़ जो है मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि JIT टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उसका दावा एक तरफ ये है कि सारे सबूत दे दिए गए हैं। खैर फैसला क्या आएगा इसका तो 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर वहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान का जो बैंक रिकॉर्ड है उसमें हर माह तनख्वाह का आना जाहिर नहीं होता है, जबकि जो उनके साथ दावे किए गए, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए जिसमें कैरी पैकर सीरीज का भी जिक्र किया, बाकी काउंटीज का भी जिक्र किया गया, उनमें तनख्वाहों का जिक्र किया गया है। सर ये निशानदेही क्या हो रही है? देखिए ये तो मैं फिर वही कहूँगा, ये रिकॉर्ड अदालत के सामने है। उन्होंने रिकॉर्ड को सामने रखते हुए इमरान खान से सवालात किए हैं। अब इमरान खान जो जवाब देगा उसी के बुनियाद पे फिर जजों ने अपना फैसला करना। ये निटी ग्रिटी बुनियादी काम अदालत। लेकिन मालिक अमानत के तौर पे इम्तियाज़ एक बात करना चाहूँगा कि वो क्रिकेटर मुश्ताक का जो है ना, वो हसन वो जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उससे साबित होता है कि हर साल हर माह तनख्वाह मिलती थी। और इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि जी कुछ चीज़ें हमारे पास मिसिंग है, क्योंकि ये पैटर्न यही है। $25,000 उस वक्त $25,000 पाउंड के बराबर होते थे, तो ये सबको हर महीने मिलते थे। मेरे पास चीज़ें नहीं है, और ये मुश्ताक का जो है ना उस हवाले से डिटेल्स हैं जी। और वैसे भी मेरा ख्याल है, मैं एक बात हमें ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस अंदाज में इमरान खान से पैसों का मुतालबा किया जा रहा है, मनी ट्रेल दिखाने का, इस हिसाब से तो फिर कई लाख अगर करोड़ नहीं लोग हैं जिनके फिर आप मनी ट्रेल मांगना शुरू कर दें। जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर 342 अरकान बैठे हुए हैं, जो कौमी असम्बली में, फिर 100 से ज़्यादा सेनेट में बैठे हुए हैं, इस तरह बेशुमार लोग हैं। फिर उनको आप पूछना शुरू कर दें, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, ये लोग जो नेशनल बैंक के जो सदर बनाए गए हैं, जो साहब इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं, फिर बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज ऐसे लोग फिर मौजूद हैं जिनकी फिर मनी ट्रेल पता करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट को लंदन ले जाएगा। लंदन में एजवेयर रोड है और पता नहीं कौन कौन से रोड हैं जहाँ पे बेशुमार लोगों के फिर फ्लैट्स हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी बारीक बीनी के साथ ये मामला अगर किया गया तो इस एक अच्छे भले केस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमें इस वक्त बहुत फोकस रह के इस मामले को सोचना चाहिए कि ज़ेर सवाल, ज़ेर तफ्तीश या अंडर स्क्रूटनी जो हैं वो हाकिम आला हैं इस मुल्क के और दुनिया भर में होता है। सदर ममलिकत सरबराह हुकूमत पर बहुत बड़ी न सिर्फ कानूनी बल्कि आइनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। सिर्फ ये कह के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि हमने आपको मनी ट्रेल दे दी है, आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया, अब आप साबित करें कि ये हमारे हैं। और अब बार बार देखें, कोई 90% मेरा ख्याल हम तो बार बार ये कह चुके हैं कि जब ये लोग अपने मुंह से कह चुके हैं, चाहे हुसैन थे या हसन थे या बेगम कुलसूम नवाज साहिबा थी कि ये फ़्लैट हमारे हैं, तो उसमें इतने लंबा चौड़ा इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अदालत सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में कानून के तहत फ़ैसला नहीं करेगी। बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही होता है।
हमने देखा है जर्मनी में, बरतानिया में, अमेरिका में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां फैसला सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कानून के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इखलाकी जवाज़ को भी सामने रखा, आइनी और सियासी ज़िम्मेदारी को भी सामने रख के फिर फ़ैसला दिया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो दूसरों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं। ठीक। अच्छा मालिक साहब, बहुत सारी चीज़ें अभी भी सामने आ रही हैं, यकीनी तौर पे सामने आ रही। शेख साहब का भी बयान जो है वो भी मैं सामने रखूंगा, वो एक अलग डिबेट छिड़ जाएगी। लेकिन सर ये कामों की जो आजकल ये जो बाहर हो रही है, सर ये क्या है? सॉरी, किसकी कामा? ये जो आना शुरू हो चुके हैं, पहले वज़ीर आज़म साहब के, अब बाकी जो हम वज़रा हैं उनका भी एक कामा सामने आ चुका है। ये सर ये क्या मामला है? देखिए, हर चीज़ कानून में नहीं देखी जा सकती, बात परसेप्शंस की है। मेरे लिए अगर आप मेरे से एज ए पाकिस्तानी, ऑर्डनरी पाकिस्तानी सिटीज़न पूछें तो मेरे लिए मसला, मुझे जो फील होता है ये है कि अगर मुझे ये पता लगता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर के कारोबारी ताल्लुकात हैं कतर में, मेरे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके कारोबारी ताल्लुकात या नौकरी के ताल्लुकात, वो कहते हैं मुझे 1 अरब रुपया दिया है रूलर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, उनकी सर्विसेज के तहत वो है। अगर रूलिंग फैमिली में से कोई सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है और चीज़ें होती हैं, तो मेरे नज़दीक कुछ और क्वेश्चंस उठते हैं, जो जायज़ हों या नाजायज़ हों वो और बात है, चाहे वो इल फाउंडेड हो, लेकिन होता है। जिससे मैं उस दिन भी बात कर रहा था, एग्जांपल दे रहा था कि अभी कतर के फॉरेन मिनिस्टर आए, वो आए और बताया गया कि वो अपने इश्यूज़ पे आए हैं कि जो उनका झगड़ा चल रहा है विद सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक के साथ। लेकिन आपको एक धड़का सा लगा रहता है कि अगर मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल लाइफ्स के अंदर इन लोगों का रोल बहुत बड़ा है, तो क्या मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? क्या कहीं पे जो लाइन उनको ड्रॉ करनी चाहिए थी वो उस लाइन को आगे तो नहीं कर देंगे अपने चीज़ों के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ है या होता है, लेकिन आपको इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। बात कामा की नहीं है। देखें, बात ये होती है कि सुनने में कितना अजीब लगता है, कुछ ऑफिस की एक डेकोरम होता है। जिस तरह ट्रंप अभी तक कोई चीज़ इलीगल नहीं कर रहे, लेकिन ट्रंप ने हैज़ डिसऑनर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका में उसने मजाक बना दिया है। ऑप्टिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ये अकामा वकामा इनकी लीगल हैसियत अपनी जगह है कि जी इसकी बेसिस पे क्या चीज़ आपने कंसील की, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए हर कोई मजाक करता है। अच्छा, आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर थे, आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कोई मुलाजमत कर रहे थे। इन जुमलों की एक सोशल, एक सिविक सेंस होती है, और मेरा ख्याल है ऑफिस जितना लीगल अथॉरिटी से बनता है उतना ही मॉरल अथॉरिटी से उसका मुकाम बड़ा होता है, और उससे ज़्यादा ही वो जो है मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम उतर गए प्राइम मिनिस्ट्री से, सबको पता है, हिस्ट्री की बात है। तो मेरी थोड़ी सी अकीदतमंदी थी, हम यंग से रिपोर्टर थे, तो मैं उनके पास चला जाता था। उनका इस्लामाबाद में E7 में घर था, तो मुझे उस ज़माने मोबाइल वाइबाइल नहीं होते थे। तो मुझे याद है मैं एक दिन बैठे हुए, तो फर्स्ट सेक्रेटरी अमेरिकन एम्बेसी का उनके पास आया था। हम लॉन में बैठे हुए, वो लंबी सी तार के साथ वहाँ पे टेलीफोन पड़ा हुआ काले रंग का, जो वो पुराना PTCL का फ़ोन होता था, गोल गोल आप दायरे मारते थे। तो उसने कहा कि जी एम्बेसडर से बात करनी है। तो इन्होंने एम्बेसडर से बात की, तो अमेरिकन एम्बेसडर उस वक्त का उनको इनवाइट कर रहा था कि मैंने आपसे मिलना है। उसने कहा कि मैंने आपसे मिलना है, कुछ पॉलिटिक्स पे बहस करनी है, ये बातें करनी है। तो इनवाइट उन्हें किया कि आप एम्बेसी में आएँ। थोड़ी देर जुनेजो साहब, अभी जुनेजो साहब बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिए। उनको सारे बिल्कुल कई बार मजाक भी करते थे कि जी वो छुप गए, जब उनको ऑफ़र दी तो पगाड़ा साहब ने, मरहूम ने बाजू से पकड़ के बाहर निकाला और फिर पेश कर दिया जनरल ज़ियाउल हक को कि मेरी तरफ से आप ले जाएँ। इस तरह की बातें भी होती थी। एनीवे, इतने में वहाँ बात हुई, तो थोड़ी देर में देखा मैंने जुनेजो साहब मरहूम ज़रा गुस्से में आना शुरू हो गए। एंड ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री ऑन द फोन, नो नो नो, यस नो नो, दिस इज़ नॉट प्रॉपर, और आई एम द प्राइम मिनिस्टर करके बात। खैर वो कुछ समझ नहीं हमें हुआ कि फ़ोन बंद कर दिया। अब जब ये बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा दूर खड़े हो गए, मैं और वो अमेरिकन फर्स्ट सेक्रेटरी जो था। फिर जब आया तो जुनेजो साहब ने उसको कहा कि भाई तुम्हारा एम्बेसडर अजीब आदमी है। वो मुझे कहता है बार बार कि मैं दोहराऊँ, मैं इस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, और प्रोटोकॉल ये है कि इसको मेरे घर आना चाहिए। अब एक उतर गए, फारग हो गए वे, वो चले भी जाते, कोई क़यामत नहीं आनी थी। लेकिन एक एहसास था कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरे ऑफिस का एक डेकोरम है, और मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, तो एक एम्बेसडर को मेरे पे कॉल ऑन करना चाहिए, मुझे एम्बेसी में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, अगर आप समझें। अगर आप इसको इसमें नापना शुरू हो जाएं कि लीगल क्या था, ये क्या था, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। मगर मेरे नज़दीक उस दिन जुनेजो मरहूम की बड़ी इज़्ज़त बनी। उससे पहले मैं उनको बिल्कुल स्पाइनलेस समझता था,
ये चीज़ें मैटर करती हैं। डेफिनेटली द पॉइंट वेयर सॉलिडरिटी मैटर्स, वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज। खवतीन हज़रात, एक ब्रेक की जानिब के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और इस वक्त इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब अब आना चाहूँगा। सर अच्छा, सिचुएशन ये भी है कि अब जो LOC की जो सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या लाहौर में पेश आया साना फिरोजपुर, अगर उसकी बात की जाए तो बहुत सारी सियासी जमातें अब इसको आपस में पैनामा के साथ रिलेट भी कर रही हैं। जैसे कि शेख साहब का भी बयान सामने आया है, वो भी शेयर कर दूं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो पैनामा का फैसला सुना दे, वरना कहीं और धमाका भी हो सकता है। सर ये बताइए कि जो अपोजिशन जमातें लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कशीदगी चल रही है, जो बम धमाके हैं, ये जो रिलेट कर रही है, इसमें वाकई कोई मुमासलत है भी? देखिए बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें इस हवाले से हो रही हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं इस हवाले से। एक देखें, एक तो यह है कि जब भी इस तरह की बात होती है, पाकिस्तान में धमाके या खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की लहर होती है, तो ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के मुखालफिन लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी मोदी इनके दोस्त हैं, तो इस वजह से वो कहा जाता है कि आप दबाव बढ़ाएं। मेरा ख्याल है ये भी ज़रूरत से ज़्यादा मेरा ख्याल है गलत बात है। इस तरीके से ये कह देना इतना आसान नहीं है बगैर सबूत के आप इस तरह की बातें करना। देखिए अब ये जो वाक़यात हुए, चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 दिन हो गए उन्होंने नहीं की, छोड़ दिया कि जी इतना बड़ा वाक़या हो गया। आज आपने देखा आर्मी चीफ वहाँ गए, उन्होंने कह दिया कि जी रीजनल प्लेयर जो है, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं और फॉरेन पावर जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जो आप वायलेशन देख रहे हैं तो बहुत दिनों से हो रही है। इस हवाले से आपने देखा कि चंद दिन पहले हमारे जो है ना 8 के करीब लोग जो है ना उनकी जीप जा रही थी, उनको मार गिराया गया वहाँ पे बम फायरिंग के ज़रिए। अब देखना ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्र आज़मा रहे हैं पाकिस्तान का और इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। असल बात यह है कि मैं प्रोग्राम से पहले जो मैं इम्तियाज़ से बात कर रहा था कि देखें हमारा मुल्क जो है ना टोटल वो स्टेट ऑफ जिसको कहते हैं इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है, टोटल रियासत डिसफंक्शनल उसमें मोड में चली गई। आप देख लें अमेरिका हमारे खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, किसी को इस पर वो मेरा ख्याल है जूं नहीं रेंग रही कि क्या होने जा रहा है। सैंक्शन के लोग बात कर रहे हैं, हर चीज़ का जवाब वो कहते हैं पाकिस्तान ही हमारा साथ नहीं दे रहा, अफगानिस्तान में नाकामी। आज अमेरिका में ये बहस हो रही है कि अमेरिका जो है ना वो जंग इराक में जीत रहा है और सीरिया में जो ना वो आइस के खिलाफ जंग जीत रहा है, अफगानिस्तान में इसलिए हार रहा है। एक लफ्ज़ कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसको काउंटर करने के लिए ना हमारी लॉबीज फर्म काम कर रही हैं, हमारे ना आप जिस तरीके से डिप्लोमेट है उन्होंने काम किया है, फॉरेन ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। मेरा ख्याल है सारा का सारा काम वो जो वैक्यूम खाली कर होने की वजह से जो फ़ौज आगे आ गई है उनके सर पे चला गया है। गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही। और पिछले 15 महीने में और फिर 60 दिनों में जो GIT हुई है, आप देख लें सारी रियासत रुक के रहेगी। काबीना के वजीर जो है ना कोई भी नहीं जा रहा वहाँ पे अपने ऑफिस में, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स नहीं जा रहे। नतीजा क्या है, आज किसी को परवाह ही नहीं है कि इकोनॉमी कितनी गहराई में चली गई है। डिफ़ॉल्ट फिर एक दफ़ा फिर सामने आपके होता चला जा रहा है। आपके जितने सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, फिर ख़राब हो गए हैं। और IMF ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी थोड़ा बहुत आपने जो ग्रोथ हासिल की थी वो सारा मोमेंटम ख़त्म हो रहा है। उसके पीछे वो ओपनली कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है। अब अहम सवाल ये है हसन कि हमारे मुल्क में हमारी अशराफिया, हमारे पॉलिटिकल लोग, अपोजिशन के लोग ये क्या चाहते हैं भाई? क्या ये अपनी ज़ात के लिए ये खिलवाड़ करते रहेंगे मुल्क के साथ? अब नवाज शरीफ साहब पे एतराज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं, वो तो जवाब दे रहे हैं, इस तरह इमरान भी जवाब दे रहा है। अहम सवाल यह है कि मुल्क आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, रियासत आपको रुक के बिल्कुल नज़र आती है कि रुक गई है। और खुदा ना खास्ता लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जी रियासत जो अपने नाकामी की तरफ जा रही है, कोई इसकी तरफ परवाह नहीं कर रहा। हमारे टॉक शो देख लें, जो कुछ भी है इसी बात पे आप देख लें, सारा दिन ये होता है कि जी आज एक रूलिंग पार्टी के लोगों ने क्या किया है और अपोजिशन क्या करने जा रही है। प्रोसेस में जो इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जो फॉरेन फ्रंट पे आपका नुकसान हो रहा है, आपका कोई दोस्त नहीं रहा। हिंदुस्तान आप देख लें, उसके बाद अफगानिस्तान देख लें, ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं हैं। और अफगानिस्तान और कतर, सऊदी अरब कतर के साथ भी हमारे ताल्लुकात वैसे नॉर्मल नहीं। आज आके चाइना और $54 बिलियन का जो आप है ये उनका प्लान है वही चल रहा है, CPEC वाला। इसके अलावा ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपकी
अब आप जो है स्टॉक मार्केट वो आप देख लें बुरे तरीके से नीचे चलेगी एक दिन में। बिल्कुल सर, ये तमाम अगर इंडिकेशंस की बात की जाए, इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। मैं सर बिल्कुल तस्लीम करता हूं इस बात को। आपको रियासत चलती हुई नजर आ रही है, रियासत नजर नहीं आ रही चलती हुई। जी अच्छा, एहतशामुल हक साहब, सेम सवाल आपसे भी मैं करूंगा, ही डिस्कशन में आगे बढ़ाऊंगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जितने भी अशारिये हैं ये तो बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हैं। हुकूमत जो दावा भी करती है, आईएमएफ उनकी कलई खोल देती है, उनकी बेचारों की बदकिस्मती कहा जाए, बदबख्ती कहा जाए, आईएमएफ के हाथों उनकी बुरी आ जाती है। मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन वो मंसूबे कंप्लीट अभी हो नहीं रहे, इफ्तिताह के बाद भी वहां पर काम जारी है। सर ये क्या है? देखिए, मैंने 2 हफ्ते पहले आर्टिकल लिखा था पार्टनर इन क्राइम की, उस हवाले उसके हेडलाइन थी उसकी। अब देखें वही आईएमएफ हसन जिसने 3 साल का 6.6 बिलियन डॉलर का जो हिसाब प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने क्या किया था, ईएफएफ का जो प्रोग्राम था वो 12 इसके इकनॉमिक रिव्यूज़ हुए हमारी इकॉनमी के दुबई में। सब जगह वो अच्छा की रिपोर्ट देते रहे, सब जगह कहते रहे कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। जब से प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और कहा जाता है कि उन्होंने ऑफ़र किया था दोबारा से पाकिस्तान को कि जी आप एक और बेल आउट पैकेज ले लें, तो डार साहब ने मना कर दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि एज़ वी स्पीक हमारे इशारिये जो है ना, आप देख लें 21 बिलियन डॉलर हैं हमारे रिजर्व, असल में है 16 बिलियन डॉलर, बाकी 5 बिलियन डॉलर जो है ना वो आपके बैंकों के हैं। अब 3 बिलियन डॉलर हुकूमत ने इन बैंकों से भी लेके अपने पास रखे हैं ताकि 5 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो हमारे पास रहने चाहिए। आप देख लें 21 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्लोज टू 11 बिलियन डॉलर का हो गया है हमारे। फिर आप देख लें इंपोर्ट्स कहाँ डबल हो गई हैं, इस वक्त 45 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है ना 25 बिलियन से गिरते गिरते 21 बिलियन डॉलर पे आ गई हैं। बांग्लादेश आप देख लें एक कॉटन की बेल मालिक पैदा नहीं करता, आप देख लें 45 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है। हमारे यहाँ आप देख लें सब चीज़ें, अब जितने आप देख लें हमारे गुर्बत के इशारे देख लें, एम्प्लॉयमेंट के इशारे देख लें, वो सारे के सारे नीचे रखे हैं। हमारे जितने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि डार साहब और उनके बाकी लोग वो इकोनॉमिक फजिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मुनापुलेशन, जी हाँ, मुनापुलेशन कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ, इससे तो मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। अब देख लें जिस तरह आईएमएफ ने रिपोर्ट दी, वर्ल्ड बैंक उसको फॉलो कर रहा है, मूडीज़ ने भी वही रिपोर्ट दी और बाकी इंटरनेशनल अदारे भी वही रिपोर्ट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हमें जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास कि जी हमें बेल आउट पैकेज दें, वरना खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब सिर्फ आपने हंगामी 2-2.5 महीने पहले 500 मिलियन डॉलर हंगामी असिस्टेंस चाइना की तरफ से आई है, लेकिन हमारी तलात ये है कि चाइना ने मना कर दिया कि जी हम अब ये सीपेक के अलावा हम आपको कोई और पैसा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेहतर करने के लिए पैसा नहीं दे सकते। अब इतनी हॉरिफाइंग सिचुएशन है। आप मुझे बताएं, सारा दिन सियासत होती रहती है, खुदा ना खास्ता मुल्क अगर नहीं रहा तो फिर हमारी सियासत किधर जाएगी। जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अब हमारे हम साहब भी कह रहा है कि जी हमला करने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्रोग्राम देखें, वो कहते हैं जी दोबारा से हमारी इकोनॉमी जिस तरह नीचे जा रही है ये खुद ही गिर जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आप देखें एक बात ठीक थी। मैं इंतहाई मलिक साहब को इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहमत शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं जरा उनको शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। सर सबसे पहले तो आपको कमेंट लेना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने मई ट्रेल के हवाले से जो फैसला है वो महफूज कर लिया है इमरान खान साहब के हवाले से। सर ये भी बताइएगा कि जो पार्टी फंडिंग का जो मामला है सर उस पर क्या मौक़िफ़ देंगे, क्या समझते हैं जो सबूत फराहम कर दी गए क्या वो काफ़ी हैं? लगता है कि इमरान खान साहब जो वो सुरखरू होंगे? यकीनन हमने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया है और ये वाहिद पार्टी है जिसने अपने अकाउंट्स रेगुलरली सबमिट भी किए हैं और ए क्लास ऑडिटर से ऑडिट करवाए हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा हुकूमती एहलकार करते हैं कि जनाब फला का आ गया, उसमें फला हिंदू का नाम है, ये उनको रियलाइज करना चाहिए बहुत सी माइनॉरिटीज भी हैं जो पाकिस्तानी हैं और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूल नेशनैलिटी, बहुत से हमारे सिटीजन हैं जिनको ड्यूल नेशनैलिटी का हक है और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई ज़ाब्ता नहीं तोड़ा। और पार्टीज की निस्बत, और पार्टी तो अपनी फंडिंग बताया ना, वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, वो कहाँ से अपनी पार्टीज को फंड करती हैं। पीटीआई ने तफसीलात दी हैं। जो पार्टीज जो हुकूमतों में नहीं है, जो इक़्तिदार में नहीं है, वो बताएं उनके वसाइल कहाँ से आते हैं। हमें कोई गिल्ट नहीं है और इंशाल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे।
अच्छा शाह साहब, स्टूडियोज में यहाँ पे मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब भी हैं, तशामुल हक साहब भी हैं। हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों, बाकी जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी बात आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें भी हैं और मजहबी जमातें हैं जिन्होंने फंड्स लिए हैं बैरून मुल्क से, उनकी भी तो एहतसाब होना चाहिए। सर, इस वाले में आपका स्टांस क्या है कि आने वाले दिनों में इसलिए भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ खड़ी कर रही है, बुलंद कर रही है अपनी? देखिए, हम समझते हैं कि यकसा एप्लीकेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए। हमसे मांगा है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं, हम जवाब दे हैं और हमें जवाब देना चाहिए। हमें कौम को, लोगों को, इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ पर फोकस क्यों कर रहा है? मुस्लिम लीग नून से पूछे, पीपल्स पार्टी से पूछे, दीनी जमातें जो हैं, जो उनकी फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है, उनसे भी पूछे। ठीक हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मालिक साहब, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपका एक कमेंट भी रह गया था जो शेख साहब ने जो बयान दिया था, आपसे कंटिन्यू नहीं करना चाहें प्लीज़? नहीं, मैं जो एहतशाम एक बात कर रहे थे, आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम बड़ा सिंगल डायमेंशनल चल पड़ते हैं, जो एक टाइम पे क्राइसिस होता है फिर वही क्राइसिस हो जाता है। खुदा ना खासा धमाका हो जाए, सारी सिर्फ धमाके पे फोकस करते हैं, फिर उस दिन सबको नेशनल एक्शन प्लान भी याद आ जाता है, उस दिन सारी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी याद आ जाती है और 24 घंटे के बाद वो भूल जाते हैं। हम एक ऐसा मुल्क हैं जो 10 साल से ज़्यादा हो गए हम हालत जंग में हैं, हमारे पास फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। हमारा मुल्क, छोटे मुल्कों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी आपकी, और ख़ास तौर पे हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया का बैकयार्ड है। चाइना, इंडिया अपनी प्रॉक्सी फाइट यहाँ लड़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान अपनी प्रॉक्सी फाइट यहाँ लग रहे हैं, अमेरिकन इस रीजन के अंदर हेजमनी के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाइना, इंडिया और वो एक अमेरिका, ये एक नया एक कॉन्फ्रेंस है वो भी यहाँ पे है। मुझे समझ नहीं आती कि 4 साल से हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं है। दिस जस्ट बिफिडल जी, मुझे नहीं फ्रैंकली समझ आती। 3.5-4 साल हो गया, तकरीबन 23-24 कॉर्पोरेशन हैं जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स नहीं हैं। ये जो, और फिर जब इस तरह का क्राइसिस आ जाता है जहाँ अब हुआ है, ये बिल्कुल एक लॉक जैम सा हुआ हुआ है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और बाकियों को देखना है ये मुल्क 20 करोड़ का मुल्क, इस तरह तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं चल सकती। अगर आप वहाँ पे GM नहीं है या MD नहीं है, आप मुझे बता दें, आप कोई एक दुकान चला के दिखा दें, अगर वहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है। आप 20 करोड़ का मुल्क कर रहे हैं, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, रुपये की, ये किस तरह चलेगा, कैसे होगा? सो हमें इन चीज़ों को बड़ी सीरियसली देखना है। और जहाँ वो बयान उनका आया कि जी शेख साहब का जो आपने कहा कि जी जल्दी फैसला करें तो वो बड़ा एक और धमाका, आई थिंक वो बड़ी रिडिकुलस बात है। मैं टोटली एग्री करता हूँ। देखें, आप नवाज शरीफ साहब का जितने मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, आप कहेंगे जी वो फाइनेंशियल उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या वो अपना सफाई देंगे, वो तो उनको देनी होगी अदालत में। लेकिन पेट्रियाटिज़म, किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करना कोई आई थिंक बड़ी ही एक एग्जेजरेटेड बात है। ठीक, लेकिन मालिक साहब, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आ रहा है, खैर आपने बात की, अब सिंध की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के खिलाफ जो है दो जो है बात की जाए तो दी गई पिटीशन भी दायर की गई हैं और करारदादें मंजूर भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। अगर सिंध की सियासत की अगर बात की जाए और करारदादों की अगर बात की जाए तो सर ये नैब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सर? ये इसमें देखिए बड़ा मजाक बन गया इस वक्त। तकरीबन नैब के मुताबिक तकरीबन 450 पौने 500 कहते हैं हम केसेस तैयार करके बैठे हुए हैं जिन लोगों पे होना है। ये तो इतनी ढिठाई की बात है कि आप बिल्कुल बेशर्मी। मुझे उस दिन कायरा साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो कायरा साहब एक प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे जो नैब की अदालत में जा रहा हो या आ रहा हो तो वो वी का निशान बना के आता है। लेकिन मैं कायरा साहब भूल गए कि जब वो शर्जील मेमन साहब आए और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे उन पर इल्ज़ामात हैं, बाहर बैठे रहे, वो जब आए उन्होंने अपनी रस्म ताजपोशी कराई। मतलब इट इज़ हाइट ऑफ एम्बेरसमेंट कि आप ताजपोशी करा रहे हैं जब आप पे 5-5.5 अरब के आप पे केसेस डले में। और 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब हैं। मेरी बात हो रही थी बाबर सत्तार से उस दिन, वेरी एमिनेंट लॉयर, उन्होंने वो इन्वॉल्व थे KPK के अंदर भी जब ये लॉ बन रहा है। हर जगह मजाक बना हुआ है। वहाँ पे जब उन्होंने लॉ बनाया वहाँ पे उन्होंने ये ध्यान रखा कि आप क्लैश ना करे आपका फेडरल लॉ के साथ, अगर नैब आना चाहे तो आ सकती है। लेकिन वहाँ पे खटक साहब ने जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपना प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है उसी को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का हेड लगा दिया। अब ये एक मजाक है कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो उनका की एड है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट को हेड कर रहा है। सिंध के अंदर जहाँ पे जो गवर्नेंस है हम सब के सामने है, उसके अंदर आपने नैब को बाहर निकाल दिया और आप टोटल जो वहाँ पे करप्शन का हाल है,
कौन सा वजीर है जिस पे करप्शन के चार्जेस नहीं है, कौन सा वजीर है जिस पे करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है। नैब के उन पे केसेस चल रहे हैं। ये नहीं कि नैब ने बड़ी तोप चलाई है, नैब का अपना हाल बहुत बुरा है, लेकिन उनके मुकाबले में तो नैब बेहतर लगती है। तो आई थिंक ये इश्यूज़ हैं जो से इस वक्त की इश्यूज़ होने चाहिए, जो मीडिया में भी होने चाहिए। अब जो पनामा का फैसला वो तो आ जाना है, जिस दिन भी आएगा, हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, लेकिन जैसे एहतशाम बात कर रहे थे, इकॉनमी जो सी है स्टैंड स्टिल पे है, ये कानून मजाक बन गए हैं। मतलब कि फ्रैंकली इखलाक नाम की चीज़ तो कोई गवर्नेंस लेवल पे नज़र नहीं आती। इम्तियाज गुल साहब क्या कमेंट करेंगे स्नैप वाले इशू पे? वजीर साहब भी बड़े दौरे पे, मालदीव के दौरे पे, बताऊं अभी जो आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अभी इन्होंने जिक्र किया था, इम्तियाज बात कर रहे थे कि सईद अहमद साहब का जिक्र किया जो डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उनको नेशनल बैंक का चेयरमैन बनाया गया। अभी आप नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री तो वो क्या थे, इंग्लैंड में एक वो कहते हैं छोटी मोटी वो चैरिटी फर्म थी, वो चलाया करते थे। फिर दूसरा आप देखिए तारिक बाजवा का इन्होंने जिक्र किया जिनको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया है। मालिक साहब आप सुन के हैरान होंगे कि सेक्शन 10 जो है वो 1956 का जो एक्ट है स्टेट बैंक का, वो कहता है कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता रहा है, वो किसी सूरत में भी स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं बन सकता। धड़ल्ले से तारिक बाजवा को बनाया गया। यहाँ सेनेट की मंजूरी भी उसके लिए जरूरी है। मंजूरी है, वो देखें वो पता नहीं वहाँ पे क्या होता है। फिलहाल तो मेजॉरिटी नहीं है PMLN की, वो तो मेरा ख्याल है मार्च के बाद अपनी बात करवाएंगे। स्टेट बैंक का उसकी भी मंजूरी की जरूरत है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे इशू। मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, देखें जो आपको डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी और बादशाहत का फ़र्क ये है कि बादशाहत आपको देती है राइट टू रूल, आप अपना एक रेन करें। डेमोक्रेसी राइट टू गवर्न देती है कि आप गवर्नेंस के थ्रू अपनी अथॉरिटी लें और कानून के तहत चलें। बादशाहत कानून का मंबा होती है, यहाँ पे आप गवर्नेंस आपकी बात है। ये फ़र्क हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कहीं भी सूबाई हुकूमतों में भी यही हाल है। आप KPK में चले जाएँ यही हाल है, आप सिंध में चले जाएँ यही हाल है, सेंटर में भी आपके सामने है। सो अनफॉर्चुनेटली सारे ही एक ही तरीके से हैं। नहीं मालिक, मैं यहाँ ज़रा सा कुछ कहना चाहूँगा। आपने शुरू में बात की कि वो पेट्रियोटिज़म की किसी पे शक नहीं करना चाहिए। बात यह है कि हमारे अक्सर रहनुमा हुब्बुल वतनी को अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक किए हुए हैं कि जब तक आप उनको ना छेड़ें तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो जो करें, और उस वक्त तक वो कहेंगे कि हम मुहिब्बुल वतन हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वाकई मुहिब्बुल वतन होते तो जिस अंदाज़ में ये तनाज़ा सामने आया है, ये आज से साल पहले या 6 महीने पहले अपने किसी दूसरे पार्टी के रुकन को वज़ीर आज़म बना के और केसों का सामना करते, बाहर बैठ के। सबको पता है कि नवाज़ शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि जैसे मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी या अभी बदकिस्मती से जरदारी साहब हैं कि उनके बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी को यही मशवरा दिया था ना कि जी आप फेस करें केसेस और बस अब आप केस फारिग हो जाए तो दोबारा बन जाए आगे। मैं उस शख्स को बिल्कुल उसकी हुब्बुल वतनी को का सर्टिफिकेट एहतशाम साहब गिलानी साहब को तो बेचारे को सेटअप किया गया था ज़ात की खातिर पूरी बड़े रीजंस थे उसके, पूरी काबीना जो है वो उसके दिफा में लगी हुई है, एक शख्स के दिफा में लगी हुई है। और उसकी वजह से जो एहतशाम ने जो जिक्र किया है हैरान कुन बल्कि बड़े शॉकिंग किस्म के ये आशारिये हैं हमारी इकॉनमी के। और दूसरी तरफ जिस अंदाज में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान की मनी ट्रेल की बात हुई है, तो वो तो इतनी खौफनाक सूरत हाल उससे पैदा हो सकती है कि जो पाकिस्तानी बाहर हैं और जो पैसे वहाँ से भेज रहे हैं, अब तो उनको भी डर होगा कि आइंदा अगर किसी बड़ी मकदार में उन्होंने पैसे भेजे तो वो तो ये सोचेंगे कि कल को अगर वो पाकिस्तान वापस चले गए, कोई पब्लिक ऑफिस उनके पास आ गया तो उनके पीछे भी नैब पड़ जाएगा कि आपने ये पैसे कैसे कमाए हैं। और लिहाजा हमें बड़ा फोकस होकर सारे मामले का जायज़ा लेना चाहिए था। ये विच हंटिंग जो है वो एक तरफ कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं हो रही, और ये जो हरकतें हैं क्या इसकी मदद से गैर मुल्की सरमायाकारी होगी? एक पैसा पाकिस्तान में लेकिन ऑन अ लाइटर नोट एक 1 बेल्ट 1 रोड के तहत CPEC का मंसूबा प्रपोज कर दिया था। जो भी आप बात कर रहे हो एहतशाम के लिए इस हवाले से मालिक देखें कि जो $20 बिलियन का हदफ मुकर्रर था पिछले माली साल का, वो पूरा नहीं हुआ। और जो इतलात आ रही हैं, खौफनाक इतलात आ रही हैं कि बड़ी मुश्किल से बैंकिंग चैनल को यूज़ किया गया था कि ये पैसा बाहर से आए, दोबारा से वो जो है ना हवाला हुंडी के जरिए पैसा आना शुरू हो गया है। लोग डरना शुरू हो गए कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कल क्या होने जा रहा है। तो आप देख लें, ये बहुत बड़ी नाकामी की बात है कि ऑफिशियल चैनल यूज नहीं हो रहा इस पैसे के लिए। मेरे पास प्रोग्राम में जो वक्त है वो भी काफी कम रहा है, सिचुएशन का सामना हो सकता है। इम्तियाजुल साहब
मालिक साहब का कमेंट बड़ी बड़ी संजीदा बातें होगी। ऑन अ लाइटर नोट, एहतशाम हमारा 25-30 साल का दोस्त है, इकट्ठे हमने काम भी किया है ऑर्गेनाइजेशन में। ये 25-30 साल से ये किसी इकॉनमी से खुश नहीं है, हमेशा ये दुखी रहा है। जो भी गवर्नमेंट थी, एहतशाम की मर्जी इकॉनमी तो नहीं आएगी, लेकिन जो इन्होंने बातें पॉइंट आउट की हैं वो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वी नीड सीरियस वर्क। और जहाँ तक डार साहब है, डार साहब पे एक बारी फजिंग का इल्ज़ाम साबित भी हो गया हुआ है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने से ना बोलना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर से किसी को नहीं बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक्स डिटेल्स उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हों भी। सो ही ट्राइज, उन्होंने कोशिश की कि मैं एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट रखूं, लेकिन मेरा ख्याल है डार साहब को अब थोड़ा सा देना पड़ेंगे कुछ चीज़ों के हिसाब से। अगर इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो लेवल पे भी देखें तो वाकई हर बंदा जो है थोड़ा परेशानी दिखा रहा है। अच्छा मालिक साहब, वक्त बड़ा कम है, बड़ा ब्रीफली और बड़ा शॉर्टली सर कमेंट चाहूँगा। वज़ीर आज़म साहब जो मालदीव के दौरे पर हैं, सर समझते हैं मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उसके तनाजुर में वज़ीर आज़म का जो दौरा है कोई ख़ास अहमियत का हामिल है? नहीं, आई थिंक ये एक रूटीन का इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है, बल्कि वो उनके पोलिटिकली एक लिहाज से अच्छा है कि शो करता है कि वो लाइफ एज़ नॉर्मल गुजार रहे हैं। वो भी शांगला हिल भी गए हुए थे, वहाँ जाके फैमिली के साथ वीकेंड गुजारा है, अब वहाँ गए हैं। ये कोई इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्सेप्ट कि ठीक है लाइफ नॉर्मल है, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इसमें कुछ देखना भी नहीं चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा वज़ीर आज़म साहब जो है बैरून मुल्क दौरे पे और पीछे से नाअहली का फैसला आ जाए? नहीं, फैसला देखिए, फैसला फ्रैंकली जो सर नाअहली का है उस पर 50-50 बटी हुई लीगल ओपिनियन, बिकॉज बहुत लॉयर्स का ख्याल है कि कोर्ट को ज़्यादा उनका ख्याल है कि ऑप्शन शायद यही होगा कि आप ट्रायल करवाएं, ट्रायल को टाइम लिमिट करें, और इसमें भी काफ़ी सवाल हैं, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फिजिकली आप कहाँ हैं, क्योंकि ये फैसला जब भी आएगा कि नाअहली का भी होता है तो उसको लेकिन मालिक वो कहते हैं कि मसला जो अब आन पड़ा है वो ये है, उनके लिए मुश्किल आ गई है कि वो इमरान खान के हवाले से कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। वो कहते हैं कि ये खौफ या ये रिजर्वेशन उनकी भी है, और इसको टैकल करना कहा जा रहा है कि मुश्किल पेश आ रही है। इसका मतलब है ना इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे ना नवाज शरीफ। ये तो ये एहतशाम साहब कहना नहीं, वही बात होगी कि मिठाइयां दोनों तरफ तकसीम होंगी, जो मैंने पहले खदशा जाहिर किया। नहीं, देखें, आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। शायद उर्दू में आए इस दफा ताकि सब समझ। नहीं, मेरा ख्याल है एहतशाम कि एक ऐसी जुडिशरी जिसने बड़ी बोल्डली एक केस को लिया है, और बड़ी अब तक बोल्डली तमाम जो कन्वेंशनल नॉर्म्स थी उसको डिफाई किया है, आई थिंक उसको प्री जज करना ज़्यादती होगी। उनको जज करना PMLN की मजबूरी है, उनको दूसरी तरफ से एग ऑन करना PTI की। एक जुमला हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। एक जुमला उनका जो याद आ रहा है ना कि 20 साल तक ये फैसला याद रहेगा, उससे लगता है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड कि उन्होंने इस हवाले से कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है ना उनके ज़हनों में नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो क्वालिटी ऑफ जजेस है, शाम तीनों जजेस, ये 2 जज पहले, आप इनके फैसलों से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इनके कैलिबर से या इनकी जो स्ट्रेंथ है मॉरल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, मेरा नहीं ख्याल इसको कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो सर टॉप पे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ लॉ, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सीरियस कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कोई ऐसे फैसले आएँ जो हमें आपको लोगों को पॉपुलर स्केल के ऊपर इतने पसंद ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है पॉइंट्स ऑफ लॉ पे जो भी फैसला आएगा वो पॉइंट्स ऑफ लॉ पे बड़ा मजबूत होगा, और लॉन्ग टर्म में पॉइंट्स ऑफ लॉ को ही जीतना चाहिए। हालात की वो जो इसको कहते हैं ना फ्लेवर ऑफ द डे पे फैसले नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स ऑफ लॉ पे होने चाहिए। ठीक हो गया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब। सर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त है। तीनों से अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हसन महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।